नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर विषय पर। और जम्मू कश्मीर विषय पर अक्सर आप देखते ही होंगे कि खूब सारा बवाल मचता है। जम्मू कश्मीर देश 1947 के बाद वो पहला एरिया है जहाँ पर मुस्लिम आक्रांताओं के जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई बार एक्सोडस हुआ। मैं कई बार कहता रहता हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के आधार पर कि जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा कि मुझे हिंदुस्तान दे दो, मुसलमानों से लिया था, मुसलमानों को दे दो, ऐसा संभव नहीं हुआ तो उसने कहा कि मुझे एक अलग ज़मीन का टुकड़ा दे दो, मैं हिंदुस्तान फतेह कर लूँगा। पाकिस्तान का निर्माण ये कहते हुए हुआ और हिंदुस्तान फतेह करने के उद्देश्य से उसने पहला हमला जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर में जो उनके जो मुस्लिम सेना थी महाराजा की, वही पाकिस्तान से जाकर मिल गई। और हम जान रहे हैं 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगभग जम्मू कश्मीर का, मतलब 60% एरिया पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, जिसको पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। और बाकी का एरिया जो 1 लाख किलोमीटर भारत के पास बचा, उस एरिया में भी जम्मू, लद्दाख और कश्मीर का हिस्सा 15,000 किलोमीटर का कश्मीर, बाकी का लगभग 85,000 किलोमीटर में लद्दाख और जम्मू। लद्दाख के अलग होने के बाद हम सबको ये पता ही लगा होगा कि कितना हिस्सा जम्मू कश्मीर के पास रह गया। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जम्मू कश्मीर से ही सरकार बनी। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को लाकर खड़ा किया। मेहरचंद महाजन, जो कि प्रधानमंत्री महाराजा के हुआ करते थे और जिन्होंने अधिनियम की कार्रवाई पूरी की थी, मेहरचंद महाजन को हटाकर शेख अब्दुल्ला को वहाँ शासक बनाया गया, जो कि देशद्रोही था, जेल में था, महाराजा का दोषी था। महाराजा को वहाँ से हटाया गया और हटाने के साथ उनको अलग अलग कैंपों में देश में रखा गया। इसके बाद उन्होंने जो मुस्लिम तुष्टीकरण था, या जो पॉलिसी उनकी थी जिन्ना की, उस पॉलिसी को पूरा करने के लिए उसने जैसे युद्ध किया था पहली बार, जम्मू कश्मीर का हिस्सा उसने 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने अंदर आतंकवाद फैलाना शुरू किया। उसने से मतलब जिन्ना की पॉलिसी पर पाकिस्तान के बढ़ावे से टेररिज्म आया और एक्सोडस कई बार हुए। उसमें एक एक्सोडस 1989 का भी है। लेकिन 2019 में भारत की सरकार ने, यानी कि मैं कहूँ मोदी जी की सरकार ने, उस डिस्क्रिमिनेशन को, उन जातियों को, उस तुष्टीकरण को समाप्त करने के उद्देश्य से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 35 कैपिटल ए, जम्मू कश्मीर के अपने लोकल लॉज, इन सब को उड़ा दिया और सारे राष्ट्रीय कानूनों को वहाँ लागू करवा दिया। और जो स्टेट सब्जेक्ट थे, उन स्टेट सब्जेक्ट्स में कानून वहाँ लग गया। लेकिन अब सवाल ये था कि इंसाफ कैसे होगा। तो हम सब जान ही रहे हैं कि इंसाफ जो बड़ा कारण था आर्टिकल 35 कैपिटल ए, उसका परिणाम निकला था कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो लोग आए थे जम्मू कश्मीर में, जो लोग पाकिस्तान से आए थे हिंदू 1947 में, जो गुरखास वहाँ पर रेजिमेंट में महाराजा की हुआ करते थे, या फिर जो बख्शी गुलाम मोहम्मद जिस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने पंजाब से स्वीपर्स लिए थे, उन सभी को कोई अधिकार कभी दिया ही नहीं गया। वो 2019 से पहले वो सभी के सभी वहाँ पर शरणार्थी थे। आर्टिकल 35 कैपिटल ए ख़त्म हुआ। अब सवाल आता था कि जम्मू कश्मीर कैसे होगा। तो केंद्र सरकार ने वहाँ जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उसका रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया। और रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद कहा कि भाई ये केंद्र शासन का है, चलाएगा और सब सुधर जाएगा, तो फिर यहाँ चुनाव भी करवाए जाएंगे। ये प्रक्रिया चली ही रही है, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चली रही है। लेकिन हकीकत ये है कि किसी कानून का इस्तेमाल लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए होता है और हम करते भी हैं। तो इंसाफ दिलाने के लिए जो कानून हम बनाते हैं, तो क्या आर्टिकल 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर में इंसाफ मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई? बिल्कुल। तब डोमिसाइल की पॉलिसी आई। हालांकि बहुत सारे क्रिटिसाइज़र भी हमारे देश में डोमिसाइल पॉलिसी के मिल जाएंगे, जो ये कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन वो रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दिया। लेकिन किसी भी स्टेट को नॉर्मल करने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। अगर आप एक साथ सब कुछ कर लेंगे तो समस्याएं खड़ी होना स्वाभाविक है। और जो सिविलियंस हैं, उनके अंदर खौफ होना
केवल मुसलमान नहीं, हिंदू जो वहाँ रहते हैं, कश्मीरी हिंदू रहते हैं, उनके मन में भी खौफ आना स्वाभाविक है, क्योंकि आर्टिकल 370 के मामले में ऐसा कहा जाता है कि केवल मुस्लिम ही नहीं, वहाँ रहने वाले हिंदुओं को भी आर्टिकल 370 बहुत अच्छा लगता था। वो तो एक्सोडस के बाद कश्मीर के लोगों को पता लगा कि आर्टिकल 370 का क्या, लेकिन जम्मू के लोगों को फिर भी नहीं पता लगा था। अब जम्मू के लोगों को भी पता लगा कि 370 का मतलब क्या, तो फिर जम्मू के लोगों ने भी सपोर्ट करना शुरू किया। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे थे, और उन सवालों में जो मुख्य सवाल है तो वो ये है कि क्या वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ उस समय कहे जाते थे, लेकिन वो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ कहे जाने चाहिए, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था। तो पाकिस्तान अब ईस्ट और वेस्ट में रहा ही नहीं, केवल पाकिस्तान बचा। तो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ जो 47 में आए, उनको इंसाफ देने के लिए अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक नई पॉलिसी लेकर आया, मतलब इंसाफ देना शुरू किया डोमिसाइल के अलावा। और ये कहा गया जो उनको ज़मीनें पहले जिन पर वो रह रहे हैं, और शेख अब्दुल्ला ने कभी उनको अलॉट की थी लेकिन कभी मालिकाना हक नहीं दिया, ये कहते हुए, ये सोचते हुए नहीं दिया कि जब हम आपको अधिकार ही नहीं दे रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर आ गए हो, रह रहे हो, बस गए हो, इसलिए लाइसेंस दिए थे। उन लाइसेंसों पर अब केंद्र की सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अभी एक नया फैसला किया है। उस फैसले में जिन लोगों के पास सन 47 से लेकर बाद में लाइसेंस दिया गया था या ऑक्यूपेशन जिनका है, ज़मीन अब उनको ओनरशिप दी जाएगी। सभी को निवासिता तो दी ही गई, इसमें कोई शक नहीं, और निवासिता के साथ वो रिस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 35 कैपिटल ए के रिस्ट्रिक्शंस थे, वो रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म कर दिए गए। रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करने से मतलब है कि अब लोगों को पूर्ण रूप से अधिकार दे दिए गए। तो अब जो पूर्ण रूप से अधिकार दिए गए, उन अधिकारों में अब जम्मू कश्मीर में पूरे अधिकार देना, ये एक उपलब्धि थी। वहाँ के निवासियों को एक साथ ट्रीट करना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो 5 साल 7 साल पहले गया हो या 15 साल पहले गया हो, उन सभी को एक साथ ट्रीट करना, उन सभी को एक ही सरकार के एक ही प्रकार के लाभ देना, और ज़मीनों पर उनको अधिकार देना। इसके अतिरिक्त रोशनी एक्ट, जो कि रोशनी एक्ट में केंद्र की, मतलब सरकार की ज़मीनें ऑक्यूपायर को अलॉट कर दी गई थी, कैनाल अलॉट कर दी गई थी, वो एक्ट भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और असंवैधानिक घोषित करके जिनके कब्जे में थीं, वो पॉलिटिकल पार्टियों के या मुस्लिम तुष्टीकरण के लोगों के, वो सभी ज़मीनें वापस करी गई। लेकिन एक चीज़ शेख अब्दुल्ला के फ़ारूक अब्दुल्ला के समय पर जो एक्सोडस हुआ था, उस एक्सोडस के हटने के बाद जो एक समस्या आई, उस समस्या को मुझे लगता है कि जब उनकी वापसी हुई, क्योंकि 90 से लेकर और 96 तक वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा रहा, और उनकी फ़ारूक अब्दुल्ला की वापसी हुई, तो वापसी के समय 1997 में एक कानून बना, हालांकि वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स इमोरल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट 1997, इसको एक्ट नंबर 16 ऑफ 1997 कहा जाता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि 1989-90 में जो लोग जम्मू कश्मीर छोड़कर चले गए, या मैं कहूँ कि मुसलमानों ने लाउड स्पीकर से भाषण दे देकर, और कश्मीर फाइल्स मूवी देखेंगे तो जिस प्रकार से कत्लेआम किया गया, जो जेनोसाइड किया गया, उस जेनोसाइड से बचने के लिए लोगों ने जो स्थान छोड़ा, वहाँ वो लोग स्थान छोड़ने के बाद उन लोगों की ज़मीनों को वहाँ अड़ोस पड़ोस वालों ने, क्योंकि इसकी पॉलिसी समझिए क्या थी, लोगों ने मकान चिन्हित कर रखे थे। जब वो ये एक्सोडस हो रहा था या जो उन पर जेनोसाइड होना था, उससे पहले एरिया के वो मुस्लिम लोग जो कि हिंदुओं के पड़ोस में रहते थे, उनके घर में खाने पीने की आपस में चूल्हा शेयर हुआ करता था, उन मुसलमानों ने भी अपने अगल बगल के घर चिन्हित कर रखे थे कि जिस दिन इनकी मृत्यु होगी या इनकी हत्याएं की जाएंगी, उसके बाद ये मकान किसका होगा, और वो चिन्हित मकानों में घुस गए। अब उनके चूँकि संपर्क थे ही, तो उन्होंने कहा भाई अब तो तुमको रहना नहीं, कोई दिल्ली चला गया, कोई हरियाणा चला गया, कोई पंजाब चला गया, कोई और आगे चला गया, कोई विदेशों में चला गया, तो उन्होंने कहा अब तो तुमको रहना नहीं है। अब चूंकि रहना नहीं है तो चाहो तो भाई कुछ पैसे ले लो और हमको लिख जाओ, क्योंकि अब तुम वापस तो आ नहीं सकते।
अब पहले इन लोगों ने ही उनको चिन्हित करके उनकी हत्याएं करवाईं, वो चले गए तो सिंपैथी का गेम खेलते हुए इन लोगों ने ही उनके मकान खरीद लिए। तो ये मकान जो खरीदे गए, ये मकान कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि बड़े उन्होंने अपने रहमदिली से या कुछ ट्रांसफ़र कर दिए थे। ये मकान औने पौने पैसों में खरीदे गए। हालांकि केंद्र की सरकार ने रिलीफ कमिश्नर बैठाया हुआ था और रिलीफ कमिश्नर के अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये कहा गया था, या जो हाउस प्रॉपर्टी देखते हैं उनको ये आदेश किया गया था बाकायदा कि जो भी यहाँ प्रॉपर्टी बिकेगी वो रिलीफ कमिश्नर के यहाँ वो व्यक्ति पहले एक सर्टिफिकेट लेगा, सेलर सर्टिफिकेट लेगा और उससे अनुमति लेगा। अनुमति लेने के बाद रेवेन्यू, अगर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है तो रेवेन्यू ऑफिसर से अनुमति लेगा और उसकी कंसेंट के बाद ही प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है। मैं आपको उसका इलस्ट्रेशन बताऊं, जैसे SC/ST एक्ट है, नेशनल एक्ट है, उसमें ये प्रावधान है किसी भी SC या ST की संपत्ति किसी नॉन SC/ST को नहीं बेची जा सकती जब तक कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गई हो। तो यही हाल जम्मू कश्मीर के लोगों का था कि अगर कलेक्टर की, यानी कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर की अनुमति है, अगर रिलीफ कमिश्नर के सामने अनुमति ली गई है तो ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकती। ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन भाई जो अड़ोस पड़ोस के थे उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में रखते हुए कहाँ इतनी लंबी लाइन लगाओगे, अनुमति लोगे, ये लोग कुछ पैसे लो और हमको लिख जाओ। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन संपत्तियों को लिखवाने की अनुमति भी दे दी थी। पोजीशन के आधार पर ये लोग 90 से लेकर अभी 2020 तक बैठे हुए थे, यानी कि लगभग 30 वर्ष बैठे। अब आप सोचो 30 वर्ष अगर कोई प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ है, किसी घर में बैठा हुआ है, किसी संपत्ति को जोत वो खा रहा है, तो उसके जो बच्चे पैदा हुए, मुसलमानों में तो वैसे भी 18-19 साल की एक पीढ़ी कही जाती है, तो जो बच्चे पैदा हुए वो अब बाप बन गए हैं इसी पीरियड में, और जो अब बच्चे पैदा हुए वो भी उस प्रॉपर्टी को अपने बाप की प्रॉपर्टी मानते हैं, और जो 90 के बाद पैदा हुए वो भी अपने बाप की प्रॉपर्टी उसको मानते हैं। तो उनका तो अब सेंटिमेंट उसके साथ आ गया कि संपत्ति मेरी है, मेरे बाप की है। हकीकत यह है कि 1997 में जो कानून पास किया था उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना था और हुआ नहीं। 2019 में मोदी जी ने जब ये 370 हटाया और वहाँ केंद्रीय शासन लागू कर दिया, तो केंद्रीय शासन लागू होने के बाद 2020 में संशोधन कर दिया इस एक्ट में, और संशोधन करके ये कहा गया, इसमें ये संशोधन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन एप्लीकेशन करता है जिसकी संपत्ति 90 से लेकर अभी तक बेची गई हो, उसकी एक तारीख 90 की तय की गई कि भाई इस तारीख के बाद की संपत्तियां इसमें कवर होंगी, तो जो संपत्ति उस पार्टिकुलर डेट के बाद बेची गई हो और जितने पैसे की रजिस्ट्री की गई हो उतना पैसा वापस देकर सेलर परचेजर को वो संपत्ति वापस करने का काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का है। और इसके लिए जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, हुआ क्या कि जब आर्टिकल 35 कैपिटल A ख़त्म हो गया, तो आर्टिकल 35 कैपिटल A के ख़त्म होने के बाद वहाँ प्रॉपर्टियों के रेट 3 गुने हो गए, क्योंकि वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिया गया, हिंदुस्तान पूरे के लिए खोल दी गई प्रॉपर्टी। अब जब रेट 3 गुने हो गए और 90 से लेकर 2019 तक जो प्रॉपर्टियां खरीदी गई, वो प्रॉपर्टियां तो जो वहां का रजिस्ट्रार का रेट था उस रेट पर भी नहीं, जो औने पौने दे दिए। 5 लाख की प्रॉपर्टी में अगर 50,000 भी दे दिए तो सामने वाले को उस समय जीने के लिए कुछ चाहिए था, वो 50,000 लेकर खुश हो गया, दस्तखत कर गया। प्रशासन साथ दे ही रहा था, क्योंकि जो एक्सोडस हुआ 89-90 का, वो ऐसा नहीं हो सकता था कि फारूक अब्दुल्ला की जो सरकार बैठी थी उसकी सहमति के बगैर हो जाए। तो सरकार तो फारूक अब्दुल्ला की फिर बैठ गई थी आगे 96 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जम्मू कश्मीर में कोई कानून बनाकर रखो, वो इम्प्लीमेंट नहीं होना, केवल बताने के लिए ऐसे कानून बनाने। इसलिए 2020 तक इस पर कोई कार्रवाई विशेष नहीं हुई, और यहाँ तक कि अगल बगल की सरकारी संपत्तियाँ भी मुसलमानों को लिख दी गई रोशनी एक्ट में।
जहाँ पर आर्मी को बैठना था, और रोशनी एक्ट लाने का उद्देश्य यही था फारूक अब्दुल्ला का कि भाई सरकारी जो ज़मीनें हैं उस पर आर्मी बैठ जाती है, उस पर केंद्रीय रिजर्व फोर्स बैठ जाती है, तो एक काम करते हैं इन संपत्तियों को वहाँ रहने वाले मुसलमानों को या जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उनको वो दान कर देते हैं। रोशनी एक्ट में उनको दान करके और कहा यह गया कि हम रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो जब सरकारी संपत्ति नजूल वाली होगी ही नहीं, जब नजूल की संपत्ति ही नहीं होगी, तो फिर उस संपत्ति को कैसे कवर करेंगे? मतलब संपत्ति नहीं होगी तो कैसे केंद्रीय फोर्सेस उसको कवर करेंगे, केंद्रीय फोर्सेस उस पर कैसे कब्जा कर लेंगी? ये सारी बात तय हो गई, मतलब ये बात समझ में आ गई। तो फिर रोशनी एक्ट खत्म हो गया तो वो संपत्तियां वापस आनी थी। दूसरी बात यह है कि ये संपत्तियां जो कि एप्लीकेशन कश्मीरियों का था, कश्मीरी हिंदू एप्लीकेशन करेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑटोमेटिकली करेगा। वो ये देखेगा कि प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र हुई तो रिलीफ कमिश्नर के पास इसकी अथॉरिटी ली गई थी कि नहीं ली गई थी, रेवेन्यू ऑफिस में इसकी अथॉरिटी ली गई थी कि नहीं ली गई थी। अगर रेवेन्यू ऑफिस में इसकी अथॉरिटी नहीं ली गई थी, अगर रिलीफ कमिश्नर से इसकी अथॉरिटी नहीं ली गई थी, तो जितने पैसे उस समय दिए गए थे उतने ही पैसे वापस करके संपत्ति पर जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। अब सोचिए, रजिस्ट्रेशन वापस होना का मतलब फिर दोबारा रजिस्ट्री फीस देनी पड़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन ही नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी बनती है। तो 2020 में केंद्र सरकार के इस मतलब केंद्रीय शासन के इस कानून से, इस इम्प्लीमेंटेशन से लोगों को संपत्तियां वापस मिलने लगी। अब इसके बाद 2000 मंदिर चिन्हित किए गए लगभग। उनमें से ये ठीक है कि 150 मंदिर ऑपरेटिव हैं, बाकी के 1850 या 1800 मंदिर ऑपरेटिव नहीं हैं, वो या तो जीर्ण शीर्ण स्थितियों में हैं या फिर कब्जे कर लिए मुसलमानों ने। वो सब मंदिर खाली करवाए जा रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। तो अब जो टारगेट किलिंग हुई, उस टारगेट किलिंग का कश्मीरी हिंदुओं ने जो जवाब दिया वो क्या है? उनका कहना है, कश्मीरी हिंदुओं का, कुछ लोगों के इंटरव्यू मैंने सुने हैं या देखे हैं, उनका कहना है कि ये जो मंदिर आप खाली करवा रहे हो इसका क्या मतलब होता है? अब तो वो हम कोई पूजा करने तो वहाँ जाएगा नहीं, इसलिए मंदिर अगर मुसलमान वहाँ बैठ गया है तो क्यों खाली करवा कर आप हमको टारगेट करवा रहे हैं? उनका कहना है कि ये मंदिर खाली करवा कर इनको चिन्हित करके हमको टारगेट किया जा रहा है। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि ये जो केंद्र सरकार ने 2020 में ऑप्शन दे दिया है कि उतने ही पैसे उसको वापस करके संपत्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वापस दे देगा, वो मकान खाली करवा कर देगा कश्मीरी हिंदू को, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी है। तो उनका कहना है कि इस कानून ने टारगेट किलिंग करवा दी। जिन हिंदुओं ने टारगेट करके एप्लीकेशन डाली और जो मकान उनके खाली हो रहे हैं, इन मकानों को खाली होने पर कश्मीरी मुसलमानों को ये समस्या हो गई। जिन्होंने ये गलत तरीके से लिखवाया था अब वो परेशान हैं, उनकी पीढ़ियां डेवलप हो गई हैं, इसलिए टारगेट किलिंग की जा रही कि हिंदुओं को टारगेट किलिंग किया जाए। उनका कहना ये है, मैं एक सज्जन का इंटरव्यू देख रहा था, उनका कहना यह है कि आप हमें एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप हमें नौकरी दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, आप हमारा भरण पोषण कीजिए, लेकिन आप कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी को वापस करवाने का कानून नहीं रखिए। आप वहाँ मंदिर खाली करवाने का कानून मत रखिए। आप हमको पैसा दीजिए, आप हमको रिलीफ दीजिए, आप हमको सरकारी नौकरियां दीजिए, और सरकारी नौकरियां भी हमें कश्मीर में मत दीजिए। सरकारी नौकरियां में या तो जम्मू में दीजिए या लद्दाख में दीजिए और या फिर दिल्ली में दीजिए, और नहीं दे सकते तो हमें पैसा दीजिए। लेकिन साहब ये जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि कश्मीरी हिंदुओं को, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, हिम्मत लोगों ने की तभी तो अभी 850 परिवार कुछ वापस गए हैं, 2000 परिवारों की और एप्लीकेशनें लगी हुई हैं। तो जब तक हिम्मत नहीं कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है? लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है जिसको ये लग रहा है कि हम मारे जा रहे हैं तुम्हारे कानूनों की वजह से। अब कानून केंद्र सरकार नहीं लाती है संपत्ति वापस करने का तो भी समस्या है। केंद्र सरकार अगर इंप्लीमेंट करवा रही है गन पॉइंट पर, इस समय गन पॉइंट से मतलब आर्मी लगाकर इंप्लीमेंट करवा रही है कि आपका मकान आपको वापस मिलेगा, आप वहां पर निवास करिए जाके, तो भी समस्या है। अब उनका कहना है क्लस्टर कॉलोनियां हमारे लिए बनाइए। तो क्लस्टर कॉलोनियां अगर उनके लिए बना ली जाएंगी तो क्या क्लस्टर कॉलोनियों में आतंकवादी इकट्ठे हिंदुओं को देखकर हमला नहीं करेंगे? तो जो सरकार चाहती है केंद्र की, वो ये चाहती है कि कंपोजिट कल्चर जो 1989 में था वो कंपोजिट कल्चर डेवलप कर दिया जाए, ताकि
जो आतंकवादी हैं वो खास तौर से एक कॉलोनी को टारगेट ना कर सके और आपकी संपत्ति आपको फ्री में वापस मिल रही है। अगर आपने उस समय 4,000 रुपए की बेची थी तो 4,000 रुपए देकर ही वो संपत्ति आपको वापस मिलेगी, आज वैसी की वैसी। और आपको कुछ करना नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको चाबी देगा, प्रशासन खाली करवाकर चाबी आपको देगा, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। उस खेत को खाली करवाकर प्रशासन आपको वापस देगा, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। आप वहां रहिए और अपनी संपत्ति वापस ले लीजिए। लेकिन बहुत लपासौकन पड़ी हुई है कश्मीरी हिंदुओं या हिंदुओं के इस रवैये की वजह से ही आतंकवादी पनपते हैं और वो जिस प्रकार के काम करते हैं वो करते हैं। यही काम बंगाल में हुआ। बंगाल में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ कि बंगाल में हिंदुओं को जब ये जो 2021-22 का चुनाव हुआ, 2021 का, इस चुनाव के बाद बंगाल में हिंदुओं को मारा और हिंदू रिटेलिएट नहीं कर पा रहा, हिंदू सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रहा। तो केंद्र के रिजर्व पुलिस कितनी देर लगाया जा सकता है? लड़ना तो भाई हमको ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल सरकारें फोर्स कितनी लगा सकती हैं? क्या 100 करोड़ लोगों के पास, अगर मैं मानूं कि 100 करोड़ एक घर में 5 परिवार रहते हैं, तो एक परिवार को एक पुलिस वाला भी अगर हम देंगे तो 20 करोड़ आदमी चाहिए फोर्सेस। तो क्या 20 करोड़ फोर्सेस लगाई जा सकती हैं? ये दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए लड़ना तो हमको आपको ही पड़ेगा, रेजिडेंट को पड़ेगा। हमारा सपोर्ट सरकार और पुलिस कर सकती है कि भाई आपके साथ कुछ ज़्यादती होने से पहले वो आप पहुंच जाएं। जैसे कानपुर में मैंने पहले भी कहा, चंदेश्वर कहा था, एक छोटा सा पॉकेट है, उस पॉकेट के चारों ओर मुस्लिम हैं, वो लोग लड़ते हैं। 100 परिवार होंगे, 150 परिवार होंगे, वो लड़ते हैं और 50,000 की भी भीड़ होती है, उससे लड़ते हैं। 10 बच्चों ने वो किया। पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है? 15-20 मिनट में वहां पहुंच जाए और आपको सपोर्ट दे दे। लेकिन अगर वो 15 मिनट भी लड़के नहीं लड़ सकते थे चंद्रशेखर शहाते के कानपुर में, तो फिर वो तो 15 मिनट पे तबाह करने वाले थे लोग। वो तो हजारों की भीड़ आई थी जो अंदर घुस गई थी। मान के चलें तो लड़ना तो हमको ही पड़ेगा। लेकिन केंद्र की सरकार इस समय पूरे जो जातियां हुई पिछले 30 वर्षों में, उन सभी जातियों को रिवर्स कर रही है और रिवर्स करके अधिकार दे रही है। अधिकार अब हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम कैसे लेंगे, ये हमारे ऊपर है। हम कितनी हिम्मत जुटा पाएंगे, ये सब मेरे ऊपर है। लेकिन सरकार, जो सरकार का रोल है वो कर रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।